नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान कक्षा 6 के नोट्स। पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया था। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 आप वहां से देख लीजिए। और ये है कक्षा 6 का अंतिम पार्ट 2। पेज नंबर 1 से 6 तक हमने पहले पढ़ लिए थे पार्ट 1 में। आज बात करेंगे पेज नंबर 7 से। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें इसकी पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। इसकी पीडीएफ के लिए आपको कुछ भुगतान करना पड़ेगा। तो मेरी यही राय है कि आप यूट्यूब से इसके नोट्स बना लीजिए। आइए शुरू करते हैं। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु जनित है। गेहूं का रस्ट या काला कीट रोग कवक जनित है। भिंडी का पित्तशिरा मोजेक रोग वायरस जनित है। खाद्य पदार्थों को क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु विषाक्त बना देता है। खाद्य पदार्थ व भोजन की पौष्टिकता व गुणवत्ता को यथावत बनाए रखने की प्रक्रिया को खाद्य परिरक्षण कहते हैं। इंजेक्शन की सीरिंज एवं सुई को उबलते जल में गर्म करके रोगाणु मुक्त करने की प्रक्रिया को निर्जमीकरण कहते हैं। ऑपरेशन के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले औजारों और सामग्री को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने हेतु ऑटोक्लेव यंत्र का उपयोग किया जाता है। पैराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा भी वस्तुओं को रोगाणु रहित किया जाता है। पाश्चुरीकृत दूध को 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट तक 2 या 3 बार गर्म करके ठंडा किया जाता है। इसे पाश्चुरीकृत दूध कहते हैं। और इसकी खोज लुईस पास्चर ने की थी। और लुईस पास्चर कहाँ के थे? फ्रांस के थे। सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग शरबत, स्क्वैश और केचप इनके परिरक्षण में किया जाता है। जल को जीवाणु रहित करने के लिए उसमें क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट और कार्बोलिक अम्ल होता है सूक्ष्म कीटनाशक पदार्थ, तो इन सब का प्रयोग किया जाता है। सबसे छोटा पुष्पीय पौधा है वुल्फिया। मोटाई में सबसे बड़ा पेड़ है जर्मन शेरवन, जिसका वानस्पतिक नाम है सिकोया डेंड्रोन गिगेंटियम। लंबाई में सबसे लंबा पेड़ है यूकेलिप्टस सफेदा। पौधों को उनके आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है: शाख, शूप या झाड़ी, वृक्ष या पेड़। शाख होते हैं 1 मीटर से कम ऊंचाई होती है इनकी। इनमें आते हैं गेहूं, चावल, तुलसी, हल्दी, मिर्च और टमाटर। आगे है शूप या झाड़ी। ये मध्यम आकार के होते हैं, 6 मीटर से कम इनकी लंबाई रहती है और तना थोड़ा सा कठोर रहता है। मेहंदी, गुलाब, केर और बेर। वृक्षों की लंबाई बहुत अधिक होती है, इनका तना भी बहुत कठोर होता है और ये छाल युक्त होते हैं। इनमें आम, नीम, बरगद और पीपल पाए जाते हैं। मुख्य पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले अनचाहे पौधों को अपन कहते हैं खरपतवार। आयु के आधार पर पौधों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: एक वर्षीय पादप, द्विवर्षीय पादप और बहुवर्षीय पादप। एक वर्षीय पादप में मक्का, ज्वार, बाजरा और सरसों आते हैं। द्विवर्षीय पादप में आते हैं प्याज, पत्ता गोभी और गाजर। बहुवर्षीय में आते हैं आपके नीम और चीड़ और बरगद। आरोहण के आधार पर पौधे 2 प्रकार के होते हैं: आरोही पौधे और वल्लरी पौधे। आरोही पौधे, इनमें धागे नुमा संरचनाएं परतान पाई जाती है। परतान पर्णवृंत, पत्ती या तने का रूपांतरित स्वरूप है। और आरोही पौधों के उदाहरण हैं मटर, ककड़ी, करेला, तुरही, मनी प्लांट। वल्लरी पौधे, इनका तना अत्यंत कोमल होता है। ये सीधे खड़े नहीं रह सकते, जमीन पर ही रेंगकर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं और काफ़ी जगह घेरते हैं। इनमें परतान नहीं पाए जाते हैं। और इसके उदाहरण है, वल्लरी पौधों के उदाहरण है तरबूज, कद्दू और खरबूजा। जलीय पौधे, जलोद्भिद पादप, कमल, वेलिसनेरिया, सिंगाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी। जलीय पादपों की जड़ें अल्प विकसित होती है। तने में उत्प्लावकता बनाए रखने के लिए वायुकोष पाए जाते हैं। सतह पर तैरने वाले जलीय पादप हैं जलकुंभी। जल में डूबे हुए या जल निमग्न जलीय पादप हैं हाइड्रिला। उभयचारी हैं वेलिसनेरिया।
स्थलीय पौधे हैं समोद्भिद, जिनमें आते हैं नीम और बांस। बात करते हैं स्थलीय पौधों में शीत आवासीय पौधे, जिनमें आते हैं सोल्डनेला और लाइकेन। शुष्क आवासीय या मरुद्भिद पौधे हैं खेजड़ी, डंडाथोर और नागफनी। पुष्पी पौधे, पुष्पी पौधे हैं गुलाब, गुड़हल, गुलमोहर और अमलतास। अपुष्पी पादप हैं फर्न और मास, इनमें पुष्प नहीं आते हैं। पौधों में मुख्य रूप से दो प्रकार की जड़ें पाई जाती है, मूसला मूल और रेशेदार या झखड़ा मूल। मूसला मूल में एक मुख्य जड़ होती है और उसके पार्श्व में से अनेक जड़ें निकलती है, यानी कि एक मुख्य जड़ होती है। आम और नीम। और रेशेदार और जो झखड़ा मूल होती है वो आपके गुच्छ के रूप में होती है, जैसे गेहूं वगैरह की होती है ना। इसमें सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है और ये गुच्छ के रूप में होती है। मक्का, गेहूं, प्याज, आपका गन्ना हो गया। गाजर और मूली ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ों को सब्जी बनाकर भी खाया जा सकता है और कच्चा भी खाया जा सकता है। पौधों की जड़ों का रूपांतरण खाद्य संग्रहण के लिए है गाजर और मूली। शकरकंद आरोहण के लिए है मनी प्लांट। जनन के लिए डाहेलिया। सहारा प्रदान करने के लिए है गन्ना और बरगद। हरे तनों में उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण करके भोज्य पदार्थ बना सकता है आपका शतावरी, एक पादप होता है वो। मरुस्थलीय पौधों में जल संग्रह करके उसे अनुकूलित करता है थूर। कायिक जनन के उदाहरण है आपके गुलाब और चमेली। सहारा प्रदान करने के लिए पीलवान। आलू, अदरक, हल्दी आदि भूमिगत तने के रूपांतरण हैं। आलू, अदरक, हल्दी ये क्या हैं? तने हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती का चपटा भाग पर्णफलक कहलाता है। पर्णफलक के मध्य में उभरी हुई रेखा मध्य सिरा कहलाती है और इससे अनेक उपसिराएं निकलती है। आम, नीम, पीपल में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। हरे पौधों की पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल व पर्णहरित की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और पौधे भोजन का संग्रहण स्टार्च या मंड के रूप में करते हैं। पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्य दल कहलाता है। बाह्य दल पुंज के अंदर सुंदर रंगीन पंखुड़ियों का चक्कर दलपुंज कहलाता है। पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एकलिंगी और द्विलिंगी पुष्प। एकलिंगी पुष्प है मक्का, पपीता, ककड़ी। द्विलिंगी पुष्प है आपके सरसों, गुलाब, पिटूनिया, धतूरा। पुष्प पौधे का जननिक भाग है। पुष्पीय पौधे में पुष्प पौधों की वंशानुगति के लिए उत्तरदायी होते हैं। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। गति के कुछ प्रकार हैं, सरल रेखीय गति, 100 मीटर की दौड़, सिपाहियों का पैदल मार्च पास्ट, पत्थर का गिरना, पत्थर ऐसे गिरेगा तो ये सरल रेखीय गति होगी ना। सीधी सड़क पर वाहन की गति, फिसल पट्टी, ये फिसल पट्टी ऐसी होती है लेकिन होती तो बिल्कुल ऐसी सीधी है ना, तो फिसल पट्टी पर फिसलना, सीधी सड़क पर रेलगाड़ी की गति। वर्ताकार गति, पत्थर को धागे से बांधकर घुमाना, ऐसे वर्ताकार में घूमेगा वो धागे से बांधकर पत्थर। कोल्लू के बैल की गति, यहाँ उसका वो होता है जहाँ से बैल को बांध दिया जाता है तो उसके एक इतनी लंबी जैसे धागा हो गया, रस्सी हो गई, तो वो इस सीमा में फिरेगा तो वो एक तरह से वर्त की तरह बनेगा, इसलिए इसको वर्ताकार गति कहते हैं। चक्री का झूला हो गया, कोल्लू का बैल हो गया, पत्थर को धागे से बांधकर घुमाना हो गया। आवर्त गति, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराई जाती है, जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति। जैसे ये घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो इधर से इधर तक जाता है और आपके इधर से इधर तक जाता है। घड़ी के पेंडुलम की गति का उदाहरण कैसा है? सरल आवर्त गति का उदाहरण है। बालक के झूलने की गति, बालक भी जैसे उसका ये झूला बांध दिया, यहाँ वो बैठ जाता है और वो भी ऐसे का ऐसा झूलता रहता है। निश्चित समय अंतराल के बाद में अपने पथ को वापस दोहराता रहता है। आइए आगे चलते हैं। कंपन गति, कंपन गति होती है तने हुए धागे को बीच से पकड़कर
उसको खींच दिया जाता है। जैसे ये कोई धागा है, वो तंद्रा है, इसको यहाँ से बीच में से पकड़कर ऐसे ऊपर करके छोड़ देते हैं थोड़ा सा, तो वो कैसे करेगा, ऐसे ऐसे मतलब कंपन करने लगेगा। वह गति जिसमें वस्तु कंपन करती है उसे कंपन गति कहते हैं। कंपन करती हुई वस्तु के कण निश्चित समय बाद अपने पथ को दोहराते हैं, अतः कंपन गति आवर्त गति का उदाहरण है। भाई निश्चित समय बाद में दोहराते हैं तो कंपन गति भी आवर्त गति का उदाहरण हो गया। घूर्णन गति, साइकिल के पहिए की गति, घूमता हुआ लट्टू, कुम्हार का चाक, किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर होने वाली गति को घूर्णन गति कहते हैं। सीधी सड़क पर साइकिल चलाना सरल रेखीय गति और घूर्णन गति दोनों गतियों के उदाहरण है। लंबाई का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है वो आपका मीटर है। वे साधन जिसकी सहायता से कार्य को शीघ्रता, सुविधा और सरलता पूर्वक किया जाता है उन्हें मशीन कहते हैं। व्हाट इज ए मशीन, आपने 3 इडियट्स में देखा होगा। तो मशीनों को 2 भागों में बांट सकते हैं। सरल मशीन, नत समतल, भारी ड्रमों को चढ़ाने में काम में आता है। नत समतल गाड़ी में चढ़ाने में। पहाड़ी का ढलानदार मार्ग, पहिया एवं धुरी, उत्तोलक, घिरनी, पक्चर, पेज या स्क्रू, ये आपके सरल मशीनों के उदाहरण हैं। प्राचीन काल में प्रयोग की जाने वाली मशीनों में सबसे सरलतम जो मशीन है वो है आपकी उत्तोलक। व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल या प्रयास को आयास कहते हैं। व्यक्ति जो बल लगाता है या प्रयास करता है उसको आयास कहते हैं। सहारे को आलंब कहते हैं तथा पृथ्वी के गुरुत्व बल को भार कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व बल को भार कहते हैं। जैसे मान लो अपन को यहाँ कोई पत्थर पड़ा है साहब, इस पत्थर को अपन को एक फीते की सहायता से उठाना है। पत्थर छोटा है, फीते की सहायता से उठाना है। अपन यहाँ पे कोई ना कोई पत्थर रख देते हैं, सहारा रख देते हैं, ये सहारा रख देते हैं। तो अपन यहाँ जो फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ये आपका हो गया फोर्स। तो इसको तो कहेंगे आयास। और ये जो अपने सहारा लगाया ये हो गया आपका आलंब, ये आलंब हो गया। और जो ये पत्थर है जिसके ऊपर गुरुत्वीय बल लग रहा है, इसके ऊपर गुरुत्वीय बल लग रहा है, पृथ्वी इसको नीचे की तरफ आकर्षित कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे भार यानी कि वेट। चलिए उत्तोलकों को 3 प्रकार से बांट सकते हैं अपन। प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक और तृतीय उत्तोलक। संतुलन की प्रत्येक अवस्था में भार और भार भुजा, इनका गुणनफल आयास और आयास भुजा की गुणनफल के समान होता है संतुलन की अवस्था में। प्रथम उत्तोलकों के उदाहरण हैं सब्बल, कैंची, संडासी, तुला, हैंडपंप, इनमें आलंब बीच में होता है। द्वितीय उत्तोलक में सरोता, केरीकट्टा, फ्रूट कटर, एक पहिया ठेला गाड़ी, इनमें भार बीच में होता है। तृतीय उत्तोलक में चिमटा, हाथ से भार को थामना, इनमें आयास मध्य में होता है। जो बल होता है वो फोर्स होता है, प्रयास होता है, वो मध्य में होता है तृतीय उत्तोलक में। चिमटा इसका उदाहरण है। गिरनी डलवा लोहे की बनी होती है। गिरनी के प्रयोग से बल की दिशा बदल जाती है। बल लगाने के लिए 2 वस्तुओं में परस्पर या अंतःक्रिया होना आवश्यक है। बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, यानी कि बल लगाने से गतिशील वस्तु स्थिर हो सकती है और स्थिर वस्तु गतिशील हो सकती है। गतिशील वस्तुओं पर गति की दिशा में बल लगाने पर उसकी गति में वृद्धि हो जाती है। जैसे कोई इधर गतिशील हो रही है और उस पर इधर ही बल लगा देंगे, इधर ही बल लगाएंगे, तो उसकी जो गति है वो फास्ट हो जाएगी, यानी वृद्धि हो जाएगी गति में। बल द्वारा गतिशील वस्तुओं की गति की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कोई इधर गतिशील है, इधर से बल लगा दिया तो वो इधर चला जाएगा, तो गति की दिशा में भी परिवर्तन किया जा सकता है। वस्तु की स्थिति, गति, दिशा, आकार, आकृति में परिवर्तन कर सकता है बल। यही बल की अवधारणा है और बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। मांसपेशियों के द्वारा लगने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तब उस पर सतह के द्वारा गति के विपरीत दिशा में एक बल लगाया जाता है, इसको कहते हैं घर्षण बल। जैसे इधर कोई गति कर रही है तो इस साइड में एक बल लगेगा, उसको घर्षण बल कहते हैं। चुंबक के कारण चुंबकीय पदार्थों पर लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। संपर्क और असंपर्क बल। संपर्क बल का उदाहरण है पेशीय बल और घर्षण बल। असंपर्क बल का उदाहरण है चुंबकीय बल। चुंबकीय पदार्थ हैं लोहा, कोबाल्ट
और निकल। याद करने का तरीका है फेकोनी, लोहा, कोबाल्ट और निकल, फेकोनी। चलिए आगे चलते हैं। अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थों में प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, चमड़ा आते हैं। कृत्रिम चुंबक होते हैं घूर्णनाल चुंबक, छड़ चुंबक, बेलनाकार चुंबक। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा को इंगित करता है। चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है जबकि समान समान में प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के उपयोग है दिशा सूचक यंत्र, कंपास बनाने में, स्पीकर में, विद्युत क्रेन में, लोहे के कण निकालने में, जैसे आंख में कोई लोहे का कण गिर जाता है तो वो निकालने में, विद्युत घंटी में, विद्युत मोटर में। चुंबक का रखरखाव। दो छड़ चुंबकों के मध्य एक लकड़ी का गुटका रखना चाहिए। चुंबक के जो सिरे होते हैं उन पर नरम लोहे के दो टुकड़े लगाने चाहिए। चुंबक को गिराना नहीं चाहिए और चोट नहीं मारनी चाहिए और उसको गर्म नहीं करना चाहिए। सेल का ऊपरी सिरा, ये सेल होता है आपका, ये आपका ऊपरी सिरा टोपी हो गया, ये जस्ते का वर्ताकार पैंदा हो गया आपका। तो सेल का ऊपरी सिरा टोपी धनात्मक होता है तथा नीचे जस्ते का बना वर्ताकार पैंदा ऋणात्मक होता है। विद्युत धारा का प्रवाह सेल के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है, यानी कि प्लस से माइनस की ओर होता है। विद्युत स्विच, प्लग, सॉकेट आदि बनाने के लिए विद्युत रोधी पदार्थ एबोनाइट का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण है विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, निमज्जन छड़, विद्युत टोस्टर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है विद्युत क्रेन, विद्युत मोटर, विद्युत घंटी। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है साइकिल का हैंडल और नल की टोंटी के ऊपर क्रोमियम की परत, जबकि गहनों पर सोने की पॉलिश करना, ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। चरक संहिता आयुर्वेद का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। प्रकृति के अन्वेषण और उससे प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के चरण, बहुत मोस्ट है। समस्या की पहचान, संबंधित तथ्यों को एकत्रित कर उनका वर्गीकरण करना, परिकल्पना का निर्माण, प्रयोगों द्वारा परिकल्पना की सत्यता की जांच, निष्कर्ष के आधार पर सिद्धांत और नियम बनाना। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजने की आधुनिक तकनीक को ईमेल कहते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हवाई जहाज की उड़ान को नियंत्रित किया जाता है। भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक हैं डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर गिरता है तो वस्तु के पीछे दीवार या पर्दे पर जो आकृति बनती है उसको छाया कहते हैं। छाया प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है। गहरी छाया को प्रछाया कहते हैं और हल्की छाया को उपछाया कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है क्योंकि पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। सूर्य ग्रहण, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है, बीच में चंद्रमा आ जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का बाहरी किनारा एक रिंग की भांति दिखाई देता है जिसे किरीट कहते हैं और सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही होता है। चंद्र ग्रहण, सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण होता है पृथ्वी बीच में आ जाने से, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही होता है क्योंकि पूर्णिमा को ही चंद्रमा दिखाई देता है, अमावस्या को तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। वायु के घटक, वायु के घटक हैं ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है। एक तो ऑक्सीजन हो गया जो जलने में सहायक है, 21% होती है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपके 0.03%। अन्य गैसें 0.97% होती है। वायु रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है, स्थान घेरती है, उसमें भार होता है, ये दाब डालती है। जंतु व पौधे श्वसन में वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। ये देखिए जंतु, यानी कि जंतु में अपन भी आते हैं। पौधे ये वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, अपन ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं श्वसन में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है उस क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। कौन? पौधे। यहाँ उल्टा होता है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। पवन चक्की राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और प्रतापगढ़ जिलों में उपयोगी है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठंडा होने पर जल जब बर्फ में परिवर्तित हो जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है, यानी कि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, इस कारण बर्फ जल में तैरती है। वर्षा के जल को एकत्रित करके जो भंडारण करने की
प्रक्रिया है उसको जल संग्रहण कहते हैं। मृदा की परतें हैं, सबसे पहली है ह्यूमस, फिर हो गया आपका वाटर, फिर हो गया आपकी मृत्तिका, फिर हो गई आपकी बालू रेत, और फिर हो गई आपकी बजरी, SWMBB। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग मृदा या मिट्टी कहलाता है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। सड़क पर हमेशा बाएं तरफ चलना चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड चलना चाहिए। लाल बत्ती अपन को कहती है रुकने, पीला रंग अपन को कहता है सावधान हो जाइए, और हरा रंग अपन को चलने के लिए बोलता है। संधियां 2 प्रकार की होती है, चल संधि और अचल संधि। चल संधि में घुटना, टखना, कोहनी, गर्दन आदि की अस्थियां आती है। कंदूक, खल्लिका संधि, अंश मेखला में हाथ की अस्थि ह्यूमरस, और श्रोणी मेखला में पैर की अस्थि फीमर आती है। धुराग्र संधि आती है। अचल संधियों में आते हैं खोपड़ी और वक्ष की अस्थियां, ये अचल संधियों में आती है। तो इस तरह से कक्षा 6 के अपन ने बहुत शानदार तरीके से नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। कक्षा 6 में अब इनके अलावा ऐसा कुछ रहा नहीं है जो आप लोगों को पढ़ना है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने यार मित्रों के साथ साझा कीजिए। कक्षा 6 से कक्षा 10 की जो विज्ञान चलती है वो आपको बहुत इसी तरह से शानदार तरीके से करवाई जाएगी। PDF आपको भुगतान करके लेनी होगी। इससे बेहतर है कि आप अपने YouTube पर देखकर नोट्स बना लें। वीडियो अगर साफ नहीं दिख रहा है तो उसको HQ क्वालिटी में चलाएं, SD क्वालिटी में चलाएं, आपको बिल्कुल साफ दिखेगा। और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखिए। धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कक्षा 7 विज्ञान के नोट्स के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।